हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ तो आपको बता दूँ कि इसके पीछे हमने जो है अपने सिलेबस का कई सारा पार्ट जो है उसको कवर कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा पार्टिकल नेचर एंड दियर बेसिक यूनिट। ये जो है हमारे सिलेबस में मेंशन है इस नाम से, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में है वो मेंशन है एटम एंड मॉलिक्यूल के नाम से। हमारे एनसीईआरटी में किस नाम से है? एटम एंड मॉलिक्यूल। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सिलेबस में ये पार्टिकल नेचर एंड दियर बेसिक यूनिट के नाम से है। तो देखिए अब आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी एटम के बारे में सबसे पहले। लेकिन उसके पहले हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? मैटर, नेचर एंड इट्स बिहेवियर, जो कि हमारे एनसीईआरटी में था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि व्हाट्स मैटर, मैटर क्या है। तो वहाँ पे मैंने आपको मैटर का फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन भी बताया था, जिसमें मैंने बताया था उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसके केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारा मिक्सचर हो गया और प्योर सब्सटेंस हो गया, ये सब। तो इन सब का क्लासिफिकेशन, इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप इसको देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो हम यहाँ पे सुन रहे हैं एटम, एटम है क्या? ये आया कहाँ से? इसको मतलब इसको खोजा किसने? किसके दिमाग में आया ये एटम क्या है, ऐसा कुछ? तो देखिए, जब हमने मैटर के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? मैटर जो होता है, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। वहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ा था इंडिविजुअल पार्टिकल। तो वहाँ पे हमने क्या बोला था? ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसी का नाम हमने क्या दिया था? एटम। यानी जो हमारा मैटर होता है वो एक ऐसे इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसी को हमने क्या नाम दिया था? एटम। तो देखिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये एटम तो हमने सुन लिया, एटम एटम ऐसा करके, लेकिन एटम जो है ये इसकी खोज किसने की, ये वर्ड कहाँ से आ जाए, ये सब। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद थे। ये महर्षि कणाद जो थे, इन्होंने मतलब सोचा कि मैं जो मैटर है इसको डिवाइड करूँगा, तब तक डिवाइड करूँगा जब तक कि वो मतलब ऐसा एक समय आए कि वो आगे डिवाइड ना हो सके, मैं इतना डिवाइड करूँगा। तो देखिए यहाँ पे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। ध्यान से सुनना। एक समय आएगा फ्रेंड्स जब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकेंगे। देखिए, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। क्या रहेगा? अविभाज्य रहेगा। तो उन्होंने वही सोचा था कि मैं तब तक डिवाइड करूंगा जब तक एक ऐसा समय ना आ जाए कि वो आगे विभाज्य ना हो, यानी आगे उसको हम तोड़ ना सकें। तो वही उन्होंने बोला, वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया था। आप बस इतना याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये महर्षि कणाद जो है हमारे इंडियन दार्शनिक, जब उन्होंने ये सब बताया तो उसी समय में एक ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक फिलोसफर थे, उनका नाम क्या था? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, नाम याद रख लेना, हो सकता पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, ग्रीक यहाँ पे मतलब ग्रीक दार्शनिक कौन थे? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। तो इन्होंने क्या बताया फ्रेंड्स? इन्होंने भी वही बोला कि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को क्या नाम दिया? परमाणु, अर्थात अविभाज्य कहा था। तो देखिए, ग्रीक भाषा में इन्होंने उसको एटॉम नहीं, उन्होंने इसको एटॉम नहीं, इंग्लिश वाले में क्या लिखा है? एटोमोस कहा था। क्या? एटोमोस, एटोमोस। उन्होंने उसको एटोमोस नाम दिया था। उसका मीनिंग क्या होता? अविभाज्य, यानी एटोमोस। और हमारे जो इंडियन दार्शनिक थे उन्होंने क्या कहा था? परमाणु, एटॉम नहीं, परमाणु कहा था उन्होंने। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी तक कोई भी प्रयोग ऐसा नहीं हुआ कि मतलब ये लोग बोल दिए बस उसको, मतलब लेकिन उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, प्रमाण नहीं था, उसको मतलब ऐसा प्रयोग करके देखा नहीं गया था कि ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं।
अब देखिए 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच भेद को समझ लिया इन्होंने कि मतलब तत्व क्या है, यौगिक क्या है, तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के लिए इच्छुक हुए कि तत्व कैसे बनता है और तत्व क्यों संयोग करते हैं, और जब वो संयोग करते हैं तब क्या होता है। मतलब उन लोगों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आना शुरू हुआ कि तत्व क्या है, ये संयोग कैसे करते हैं, और अगर संयोग करते हैं तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक एंटोनियल लेवॉइजर इन्होंने क्या किया, रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। तो देखिए अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्या, रासायनिक संयोजन के नियम, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पे घबराना नहीं, ये बहुत ही इजी जो है टॉपिक है, आप बस ध्यान से सुनते जाना और ये ध्यान रखना कि किस लॉ में किस चीज़ की बात की गई है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे अब हम यही पढ़ेंगे कि कोई भी जो हमारा एटम है वो कैसे किस तरह से कंबाइन होता है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे है हमारा लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलुसैक लॉ ऑफ वॉल्यूम, और यहाँ पे है हमारा एवोगाड्रो लॉ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी सबसे पहले आया हमारा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको किसने दिया था, लेवॉइजर। और देखिए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जो था हमारा, ये किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट। और जोसेफ प्राउस्ट के साथ में यहाँ पे लेवोसिए भी थे, इसको भी आप याद रखना। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो था ये किसने दिया था, डाल्टन। तो देखिए आपको ये तीनों नाम ही याद रखना है। बाकी ये जो है गेलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये गेलुसैक ने ही दिया था, और एवोगाड्रो लॉ एवोगाड्रो ने ही दिया था। तो सिंपल है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, डेफिनिट या कांस्टेंट आप बोल लीजिए। तो चलिए इसके बारे में हम अब डिटेल से डिस्कस करते हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या है नाम, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण। एक ऐसा नियम जो क्या बोल रहा है, द्रव्यमान का संरक्षण। संरक्षण मीन्स क्या होगा कि वो चीज़ हमारे पास रहेगी, वो खर्च नहीं होगी। तो देखिए मास यानी द्रव्यमान, ये किसका जो है लॉ है, मास का, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे देखिए मास यानी मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो द्रव्यमान होता है उसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है इन ऑर्डिनरी केमिकल एंड फिजिकल चेंजेज। यानी कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज कर लीजिए, वहाँ पे जो ये मास होता है वो ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। मस्ट स्टार्ट एंड एंड विद द सेम अमाउंट। ये मतलब स्टार्ट जब होगा तब भी उसकी मात्रा उतनी ही रहेगी, और जब रिएक्शन खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसकी मात्रा सेम रहेगी, यानी सेम अमाउंट रहेगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये लॉग है, लकड़ी है, यहाँ पे ये क्या है 30 kg का। जब हम उसको जलाएंगे तो वो क्या है 1 kg का। फायर क्या है 1 kg का। जब वो जल जाएगा ऐसे से यहाँ पे क्या है 28 kg का, और स्मोक जो उसमें से धुआं निकलेगा वो कितने का है 3 kg का। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है 31 kg। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर भी 31 kg। तो यहाँ पे कैसे भी ये टूटे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, जो इधर यहाँ पे हमारा मास है वो इधर भी मास हमारा होगा। तो बस यही है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ भी आप देख लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, यहाँ पे देखिए एक तरफ हो गया क्या हमारा मेथेन, एक हो गया हमारा 2O2 यानी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए यहाँ पे CH4, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, तो 1 × 4 यानी 4, तो 12 + 4 = 16 ना, मतलब 16 ग्राम। यहाँ पे 2O2 2 है, O2 का कितना होता है 32 × 2, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स 32 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। और दोनों को ऐड जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 80 ग्राम। उसी तरह से इधर भी जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो इधर भी कितना आएगा 80 ग्राम। तो वही बोल रहा फ्रेंड, जब भी कोई रिएक्शन होगा आप दोनों तरफ का यहाँ पे मास चेक करना। अगर वो दोनों सेम आया यानी ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है सेटिस्फाई करता है। तो आपको बस इतना याद रखना है। अब यहाँ भी देख लीजिए जो भी स्टेटमेंट है,
देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1774 में लेवोसियर द्वारा दिया गया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए वही हो गया हमारा इंग्लिश में, यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। ये रिएक्टेंट क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं A + B गेट्स आउट AB। तो फ्रेंड्स जो हमारा इधर होता है ये दोनों जो आपस में मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। लेकिन जो हमारा इधर प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ही बोलते हैं। प्रोडक्ट जो हमको वहाँ पे उत्पाद के रूप में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिमेन इक्वल। टोटल मास जो होता है प्रोडक्ट का वो इक्वल होता है मास ऑफ रिएक्टेंट के। जैसे यहाँ पे देखिए H2Cl2 मिलके क्या बना 2HCl, तो यहाँ पे H2 क्या था 2 ग्राम, Cl2 क्या था 71 ग्राम, दोनों मिलके क्या हो गया 73 ग्राम। यहाँ पे H और Cl दोनों आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जो मास होगा वो दोनों तरफ सेम होगा। तो सिंपल है, आपको समझ आ ही गया होगा। तो ये तो हम पढ़ ही लिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट आता फ्रेंड्स यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो चलिए पढ़िए इसके बारे में। सबसे पहले दिस लॉ डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट लेवोसियर एंड जोसेफ प्राउस्ट। तो यहाँ पे लेवोसियर का नाम कम देता है लेकिन ये पूछा जाता है जोसेफ प्राउस्ट के बारे में ज़्यादा कि मतलब इस लॉ को किसने दिया था। तो इसको दिया था किसने, जोसेफ प्राउस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब देखिए इनके अनुसार क्या होता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अब ये समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए ये सिंपल सा बात ये है, हिंदी में भी देख लीजिए। नियम की खोज इन्होंने की थी, ठीक है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व सेम एलिमेंट द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए प्योर वाटर होता फ्रेंड्स हमारा, जो कि प्योर वाटर यानी शुद्ध जल, उसको हम कहाँ से मतलब डिफरेंट सोर्स से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, रिवर हो गया, वेल हो गया, स्प्रिंग हो गया, सी हो गया, यानी यहाँ पे नदी, कुएं, झरने, समुद्र, आप कहीं से भी पानी ले आइए, प्योर वाटर ले आइए, कहीं से भी ले आइए, तो आप उसमें क्या देखेंगे, उसका जो रेशियो होगा ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड इन रेशियो ऑफ 1:8। यानी जो जैसे हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 1:2, इसका क्या हो गया 2 मॉलिक्यूलर मास जो होता है, और ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे 16। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, तो यहाँ पे हम इसको जब डिवाइड करेंगे फर्दर तो 1, यहाँ पे 8। तो फ्रेंड्स यही हम देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे उसका रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब आप कहीं से भी पानी लेके आएंगे, कहीं से भी प्योर वाटर लेके आएंगे, वहाँ पे ये 1:8 का ही रेशियो आपको हमेशा मिलेगा। तो यह ला यही बताता है कि आप कोई भी प्योर सब्सटेंस ले लीजिए, उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा उसके एलिमेंट का। तो आपको बस यहाँ पे इतना ही याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आप कहीं से भी वाटर ले लीजिए, सी वाटर, टैप वाटर, रिवर वाटर, गंगा जल, रेन वाटर, कहीं से भी कोई सा भी वाटर वो प्योर हो, तो यहाँ पे H2NO 2:16 1:8, यानी यही आपको रेशियो हमेशा यहाँ पे मिलेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, जॉन डाल्टन। तो देखिए इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, ये जो है इसको जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे, देखिए इस नियम के अनुसार यदि 2 तत्व संयोग करके एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं, क्या मैंने बोला, 2 तत्व संयोग करके एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। हो सकता है ये आपको बिल्कुल समझ में ना आया हो, लेकिन देखिए ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, 2 सब्सटेंस कंबाइन करेंगे, तो उसमें से आप मान लीजिए एक हो गया हमारा हाइड्रोजन,
एक हो गया हमारा ऑक्सीजन, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया, वाटर। लेकिन एक बार देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे दोनों ने मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये फर्स्ट लाइन क्या हो गया हमारा, कि जब दो एलिमेंट जो है कंबाइन करेंगे और वो एक से अधिक मतलब पदार्थ या सब्सटेंस या प्रोडक्ट कुछ भी बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, वाटर। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, H2O2। लेकिन यहाँ पे क्या है, H2O। तो मतलब इन्होंने क्या बनाया, ये जो है दो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबाइन करके यहाँ पे दो कंपाउंड बना रहे हैं। तो अब देखिए हाइड्रोजन जो है इसका क्या है, यहाँ पे जो मास है ये सेम है, फिक्स है। तो ये जो फिक्स है और ये जो फिक्स नहीं है, इन दोनों का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो हमेशा सिंपलर फॉर्म में होगा। अब जैसे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जैसे मास, ये जो हाइड्रोजन है ये तो 2 ग्राम सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए 16 ग्राम है यहाँ पे जो बना है, जैसे मास ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे 16 ग्राम है और यहाँ पे 32 ग्राम है। तो इसका रेशियो क्या कर देंगे आप, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 1:2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यही बोल रहा फ्रेंड्स आपको। चलिए नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल से और समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लीजिए, क्या लेंगे आप, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और वो एक से अधिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, NO, NO2, N2O, N2O2, N2O5। मतलब ये जो N और O जब कंबाइन करता है, ये एक से अधिक मतलब ढेर सारे जो है वो कंपाउंड बना सकता है। तो आप देखिए एक बार N और O जब यहाँ कंबाइन करेगा NO हो जाएगा, फिर एक बार NO2, N2O, N2O2, N2O5, इस तरह से वो बनाता चला जाएगा अपना डिफरेंट ऑक्साइड। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे N कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 14, ऑक्सीजन का कितना है 16, यहाँ नाइट्रोजन का 14, यहाँ ऑक्सीजन का 32। इस तरह से आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे डिफरेंट यहाँ पे निकालते चले जाइए। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 14 है नाइट्रोजन, यहाँ 14, यहाँ 28। तो आप इसको जो है ऐसे एक लाइन से ऐसे लिख के क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन की जो है वैल्यू उसको सेम कर सकते हैं। सेम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 28 है, यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी 28 बना सकते हैं। अगर जैसे मैंने बोला था ना, एक जो होगा वो फिक्स होगा, एक जो है वो चेंज होता रहेगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक आप फिक्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ 28 हो गया, लेकिन अगर आप इसको डबल करेंगे, मान लीजिए इसको भी आपको 28 बनाना है, तो 28 और 38 को भी डबल कर दीजिए, यहाँ पे 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी इसको अगर आप डबल करेंगे, यहाँ 28 हो जाएगा ये 14 का, और 16 का क्या हो जाएगा 32। तो आप अब इसको भूल जाइए कि अब यहाँ पे देखिए 28 28 28 28 28, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो हो गया मॉलिक्यूलर वेट ये सेम हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का 32, 64, 16, 32 इस तरह से आ गया। तो इसको फ्रेंड्स आप जब ऐसे कट करेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखिए रेशियो क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप जब 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, इस तरह से इसको जब आप ऐसे कट कर देंगे, तो ये हमारा जो हो गया नाइट्रोजन का कट हो गया। उसके बाद मतलब ऑक्सीजन वाला इस तरह से आप कट कर दीजिए ऐसे। तो ये फ्रेंड्स देखिए अब ये जो यहाँ पे रेशियो आता है वो सिंपलर फॉर्म में आता है। इसका कहने का मतलब यही है, सिंपल है फ्रेंड्स, बस आप ध्यान लगाना और ये बोलना कि मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको समझ सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। आप क्या करते हैं, सुनते ही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऐसा है, बहुत हार्ड है, ऐसा डरना नहीं। बस आप ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं इसमें, बस यही है दो मॉलिक्यूल दो एलिमेंट यहाँ पे कंबाइन करेंगे, एक जो है वो डिफरेंट जो है यहाँ पे क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे ढेरों सारे एग्जांपल है, लेकिन देखिए मैंने आपको सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे N और O का बता दिया। ये ढेर सारे यहाँ पे मतलब फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल। इस तरह से आपको H2O का भी बता दिया, इसी तरह से P+Cl का भी, मतलब इतने सारे एग्जाम्पल हैं, आप कोई सा भी आराम से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अब आपके दिमाग में आएगा ये 1:1, 1:2, इस तरह से ये कितना ऊपर तक जा सकता है, मतलब इसको हम कितना। तो फ्रेंड्स 1 to 5 इससे ऊपर इसको हम नहीं मानते उसको, मतलब आप जैसे
5:6 आ गया, इस तरह से रेशियो आ गया, तो हम इसको नहीं कंसीडर करते हैं। 6:7, 7:9, तो उसको हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा गेलुसैक लॉ। तो इसके नाम से ही यहाँ पे हम समझ सकते हैं गेलुसैक लॉ गेलुसैक ने दिया था। तो अब देखिए इन्होंने क्या कहा था फ्रेंड्स, एक गैस नियम, मतलब गेलुसैक का नियम क्या है, एक गैस नियम है गेलुसैक लॉ। तो देखिए एक गैस नियम है जो बताता है कि एक गैस द्वारा लगाया गया दाब के पूर्ण तापमान के साथ सीधे परिवर्तित होता रहता है। दूसरे शब्दों में समझिए, गैस द्वारा लगाया गया दाब गैस के तापमान के समानुपाती होता है जब द्रव्यमान स्थिर होता है तथा आयतन स्थिर होता है। तो आपको बस यहाँ पे इतना समझना है, जो गेलुसैक लॉ है उसमें ये बोलते हैं कि कोई भी गैस जो है उसके द्वारा जो भी दाब लगाया जाएगा, जो भी प्रेशर लगाया जाएगा, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप बस ये फिगर याद रखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो फिगर आपको ये साइड में दिख रहा है, आप बस इसको याद रखिए। यहाँ पे देखिए P प्रोपोर्शनल T, यानी प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल में क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आप जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इन्वर्सली हो जाता है, जैसे अगर इस तरह से होता, तो हम क्या बोलते हैं, अगर प्रेशर इंक्रीज होता तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली है, P प्रोपोर्शनल T, ये डायरेक्टली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज तो टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज, इस तरह से होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब द्रव्यमान स्थिर होता है तथा आयतन भी स्थिर होता है। यहाँ पे इसका द्रव्यमान और वॉल्यूम दोनों क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, यानी वहाँ पे सेम होना चाहिए। तो अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी हमने देख लिया। तो यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन कर रहा कि गेलुसैक नियम का तात्पर्य है कि प्रारंभिक दाब और तापमान का अनुपात स्थिर मात्रा में रखे गए एक निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए अंतिम दाब तथा तापमान के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसको सूत्र द्वारा भी दिखाया जा सकता है, जैसे P1/T1 इक्वल P2/T2, P1/T1 इक्वल P2/T2, इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए यहाँ पे ये लिखा भी है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ग्राफ भी बनता है प्रेशर और टेम्परेचर का। तो देखिए फ्रेंड्स, जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा टेम्परेचर, ये प्रेशर, तो क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा वो भी बढ़ता जाएगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ही वो भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए इतना ये बढ़ा, इतना ये बढ़ा, इतना ये बढ़ा, इतना ये बढ़ा, इस तरह से वो बढ़ता चला जाएगा, इस तरह से। तो ऐसा इसका ग्राफ हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे, जैसे यहाँ पे प्रेशर और जो गेलुसैक लॉ है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर में कैसा जो है यहाँ पे रिलेशनशिप है इसके ग्राफ में, तो आप क्या बोलेंगे, लीनियर। देखिए ये ऐसा है ना, लीनियर एकदम। अगर कुछ ऐसा बनता तो हम इसको यस शेप नाम दे देते हैं, या फिर बहुत सारे होते हैं इस तरह से पैराबोला होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये लीनियर है, एकदम सीधा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं आवोगाद्रो लॉ। तो अब यहाँ पे आवोगाद्रो लॉ जो होता है ये क्या बोलता है, तो देखिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ गैस, क्या है, इक्वल वॉल्यूम है, यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी ये बोल रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन करता क्या, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी अगर उसका वॉल्यूम इक्वल है तो वहाँ पे उसका मॉलिक्यूल जो है उसका नंबर भी सेम होगा और सेम टेम्परेचर और प्रेशर भी होगा। यानी V/N इक्वल के V1/N1 इक्वल V2/N2। देखिए डबलिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल द प्रेशर। अगर हम जैसे यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल N है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या है, V है, तो डबलिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल द प्रेशर, तो उसका प्रेशर भी यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि P और T यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो ये वॉल्यूम जो है उसका वो भी डबल हो जाएगा और मॉलिक्यूल जो है वो भी डबल हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आवोगाद्रो लॉ प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर
शुड बी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसको आप याद रखना। यहाँ पे देखिए 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, यानी H2O वेपर। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन और देख लीजिए। अवोगाद्रो लॉ सजेस्ट दैट 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोल्स इफ मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऐसा कुछ खास ये पूछा नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। वैसे इसमें क्वेश्चन बहुत हाई लेवल तक भी बन सकता है, लेकिन अभी हम एक मतलब थोड़ा इजी करेंगे, उसके बाद हार्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हाउ मेनी बेसिक लॉ रिक्वायर्ड टू गवर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड, यानी यहाँ पे तत्वों के संयोजन के यौगिक बनाने के लिए कितने मूलभूत नियमों की आवश्यकता होती है। यानी बेसिक लॉ पूछ रहा है वो केमिकल कॉम्बिनेशन का। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड मैंने क्या बताया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर मैंने क्या बताया आपको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर मैंने क्या बताया, गेलुसैक लॉ। फिर मैंने क्या बताया, अवोगाद्रो लॉ। तो इसमें कितना हो गया फ्रेंड्स, 5 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था ये किसने दिया था। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था, एंटोनियो लेवाइजर। ये जो है इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा व्हाट डिड जोसेफ प्राउस्ट स्टेट रिगार्डिंग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में जोसेफ प्राउस्ट ने क्या कहा था। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, तो देखिए अ गिवन मिक्सचर ऑलवेज कंटेन एब्सोल्युटली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एब्सोल्युटली सेम प्रोपोर्शन ऑफ मोल्स बाय वेट, a given compound always contain absolutely same proportion of element by volume, a given compound always contain absolutely same proportion of element by weight। तो फ्रेंड्स उन्होंने वहां पे क्या बोला था, वहां पे बोले थे गिवन कंपाउंड होगा, कंपाउंड जैसे H+O मतलब H2 प्लस O2 इक्वल क्या बना था, H2O। तो उन्होंने क्या बोला था, ये क्या हो गया एलिमेंट, तो ही बोल रहे हैं, और ये क्या हो गया कंपाउंड। तो गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एब्सोल्युटली सेम प्रोपोर्शन, इसका जो प्रोपोर्शन होगा हमेशा 1:8 होगा ऑफ एलिमेंट बाय वेट। एलिमेंट यानी ये क्या हो गया एलिमेंट, तो इसको आप याद रखना, यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट होगा यहाँ पे, और यहाँ क्या होगा कंपाउंड होगा। देखिए यहाँ मिक्सचर दिया ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे मोल दिया ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम दिया ये भी गलत हो जाएगा। तो इसको फ्रेंड्स आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिड डाल्टन प्रपोज। डाल्टन ने यहाँ पे क्या नियम दिया था ये हमको यहाँ पे बताना है। डाल्टन प्रपोज, डाल्टन ने कौन सा नियम प्रपोज किया था यहाँ पे फ्रेंड्स, तो हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी वही वाला जो हमने यहाँ पे पढ़ा था N+O इक्वल क्या बना था, NO, N2O, NO2, N2O5। इस तरह से हमने डिफरेंट वहाँ पे उसके कंपाउंड देखे थे। तो ये किसने दिया था फ्रेंड्स, डाल्टन, मतलब डाल्टन ने। अब देखिए यहाँ पे हु प्रपोज द लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, तो फ्रेंड्स ये किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था इसको। लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन बोलिए या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन इज आल्सो नोन एज, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया। लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन को हम और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलते हैं यहाँ पे। तो इसको आप याद रखना इसका। अब देखिए फ्रेंड्स द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑलवेज कंबाइंड बियर अ सिंपलर रेशियो ऑफ 2:1। दिस इज एक्सप्लेन बाय, इसको किस नियम के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है कि जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वॉल्यूम है यहाँ पे, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो कंबाइन करते हैं किसमें, 2:1 में। दिस लॉ इज एक्सप्लेन बाय, इसको किस नियम के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, तो अभी जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे गेलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यहाँ पे उससे मत कंफ्यूज होना, वो मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन से। यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे है 2:1 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर ये नियम होता यहाँ पे 1:8 होता, लेकिन यहाँ ये 2:1 है और ये है हमारा गेलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे है हमारा हु प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड गिवन प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स अभी हम लास्ट में पढ़ के आए हैं, क्या था हमारा एवोगाद्रो, जिन्होंने ये वाला नियम दिया था। तो आप सारे नियम का डेफिनेशन याद रख लेना और एग्जाम्पल याद रख लेना, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन का कौन सा नियम नहीं है, नॉट याद करना यहाँ पे। अब देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तो हमने पढ़ा ही था, जो कि किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। फिर हमने एवोगाद्रो लॉ पढ़ा, जिसको एवोगाद्रो ने दिया था। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हमने पढ़ा, जिसको किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं भैया, यहाँ पे क्या है, ये मास है, लॉ ऑफ मास है, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, डेफिनेट कंपोजिशन यानी डेफिनेट प्रोपोर्शन, यहाँ पे इसको बोलना चाहिए था प्रोपोर्शन। अब देखिए मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये क्या है, इज मीन्स है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। ये लो यहाँ पे बात कर रहा है कि मास को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, फिर बोल रहा है कि ये जो है वॉल्यूम का कंजर्वेशन है। नहीं भैया, ये क्या है ये जो है ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, क्योंकि यहाँ पे मास के बारे में बोल रहा है कि मास को ना तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कहाँ से उड़ के आ गया बीच में, ये तो कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मास ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना ही क्रिएट हो रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एंटोनियो लार्जर कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग कंबशन, यानी जो एंटोनियो लार्जर थे उन्होंने कम्बिनेशन के मतलब कंबशन के ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। 5 बेसिक लॉज रिक्वायर्ड टू गवर्न कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, ये भी सही है, अभी हमने 5 लॉ पढ़ के आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, बाकी का देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, थैंक यू।